बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें मैंने पब्लिक से राय ली है। देखें, जो आवाम की आवाज होती है ना, वही असली आवाज होती है। उसी के अंदर हकीकत छुपी हुई होती है। मैं क्या कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ मुनीर क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में इमरान खान जो है वो कौन सी चीज सामने लेकर आना चाहते हैं, असल फर्क पड़ता है जब अवाम बताती है कि वो क्या चाहते हैं, या अवामी रद्द अमल या अवामी राय किसी एक चीज के बारे में क्या है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग जो फैसला कर ले, आपको उसके मुताबिक चलना होता है। आप लोगों की विल के खिलाफ नहीं जा सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे पे बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग, कोई रेलिवेंसी नहीं है। ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाए, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता है। रऊफ क्लासरा साहब, 70 साल से माफिया ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने। और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील करने जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है। क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना।
मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं। अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है। लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान में आकर कहते हैं हम इसके साथ नहीं है, जाकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इस मंसूबे के साथ हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के ऊपर वोटिंग, तो पाकिस्तान ने उसके हक में वोट डाल दिया। अब वो मंसूबा ये कहता है कि 20,000 फौजी फौरी तौर पे गजा में भेजे जाएंगे। ये 20,000 फौजी मुसलमान मुल्कों के होंगे ताकि दीगर मुसलमान मुल्कों को कोई एतराज ना रहे। यानी मुसलमान ममालिक से 20,000 फौजी इकट्ठे किए जाएंगे और वो फौजी भिजवाए जाएंगे गजा में, और पर बाद में जरूरत के तहत इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो अपने फौजी और अपने हथियार और अपने लोग भेजेंगे। कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस काम के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे, डिप्लोमेटिक इमदाद फराहम करेंगे, इंसानी इमदाद फराहम करेंगे। ये तय हो गया था। अब मामला ये हुआ कि ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है और अवामी रद्द अमल के खौफ से मुसलमान ममालिक पीछे हट रहे हैं।
मिसाल के तौर पे जो सबसे ज्यादा आगे है आज के दिन तक, जो मुल्क सबसे ज्यादा लीड कर रहा है इस मामले को, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान है। इंडोनेशिया के हुक्मरान का नाम है जी प्राबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है जनाब। और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन भी हैं, यानी ये इतना कोई वो, ही इज नॉट विद द क्लीन हैंड्स, इतने जबरदस्त कोई उनके अब ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आदमी है। इनके ऊपर अपोजिशन ने बड़े धांधली के खौफनाक इल्जामात भी लगाए, लेकिन वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इंडोनेशिया का जो हुक्मरान है उसके भी ताल्लुकात उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, और वही करप्शन के इल्जामात है कि इन्होंने फौज के साथ मिलकर करप्शन भी की हुई है मुबैना तौर पर। अब ये जो प्राबोवो सुबियांतो है, इन्होंने सबसे ज्यादा जल्दी दिखाई थी और इन्होंने कहा था कि 20,000 फौजी तो इंडोनेशिया भेजेगा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए। पाकिस्तान ने भी हामी भर ली थी, दीगर कई ममालिक ने हामी भरी थी, लेकिन अब ममालिक पीछे हटते चले जा रहे हैं। नंबर एक जो मुल्क सबसे पहले पीछे हटा वो तुर्की है। तुर्की खुद ये चाहता भी नहीं है और इसराइल भी तुर्की से खाइफ रहता है, लिहाजा तुर्की इस खेल से बाहर हो गया कि जी हम तो कोई फौजी नहीं भेजेंगे गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। उसके बाद दूसरा मुल्क आ गया यूएई। यूएई ने वादे तौर पे इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रॉपर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। नंबर 3, उर्दन ने भी साफ इनकार किया, उर्दन के शाह ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा जी कोई फौज हम नहीं भेजेंगे गजा में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए। अजरबैजान पहले इस पे गौर कर रहा था, लेकिन अब अजरबैजान ने भी साफ इनकार कर दिया कि अभी हम कोई फौज गजा नहीं भेज रहे और हम फौज नहीं भिजवा सकते। सिर्फ एक मुल्क इंडोनेशिया है, वो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह कायम है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ डमाडोल रहता है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो ताहिर अशरफी या इस तरह के मौलवियों से वो स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि कोई नहीं जा रहा, हम इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर रहे, हम हमास को गैर मुसल्लह भी नहीं कर रहे, तो हम ये और वो इधर कहानियां सुना देते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कहानियां कोई और सुना देते हैं। तो अब ये जो कहानीबाजी है ये गले पड़ने वाली है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहां से फौज ली जा सकती है? देखिए तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता, एक और बड़ी फौज उनकी है, इराक शाम आपके सामने उनकी हालत है, लिहाजा फौज जाएगी कहां से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे, ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नजर से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए यह कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा जी वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया आसिम मुनीर को, और ये 6 महीने में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इन तीनों मुलाकातों में यह नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान तो कहता है जी हमसे मादनियात ले लें, हमारे साथ ताल्लुकात बना लें, हमारे पास सरमायाकारी लें। अमेरिका के पास बेशुमार पूरी दुनिया में बहुत मौके हैं सरमायाकारी के, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, लिहाजा वो वहां सरमायाकारी करे या पाकिस्तान में करे। वो पाकिस्तान को एक आसरा जरूर देते हैं लेकिन एक्चुअली उन्हें पाकिस्तान से कुछ और चाहिए, और वो जो चाहिए वो आसिम मुनीर साहब को पहले भी बताया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर पर कि आप फौरी तौर पे फौज भिजवाएं। फौज भिजवाने में खतरात क्या है पहले आप ये देख लें। नंबर 1 ये है कि जब पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में वहां पे जाएगी गजा में, तो देखें वहां पे इसराइली फौज भी मौजूद है और हमास भी मौजूद है,
ड्यूटी ये है कि हमास को रोकना है कि वो इसराइल को ना मारे। ये ड्यूटी नहीं है कि इसराइल को रोकना है कि वो फलस्तीनियों को ना मारे। अब फौजी वहां मौजूद हो, उसके हाथ में हथियार हो, तो आप उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं? इस बात का बड़ा खतरा मौजूद है कि किसी जगह पे इसराइली फौजी अगर ज्यादती करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के साथ, तो कभी ना कभी ये मामला और ये बात खुल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को या किसी भी ऐसी फौज को जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है, उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसराइली फौजियों के ऊपर किसी किस्म का अटैक करे या उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करे। ये बड़ी खौफनाक चीज है। तो पाकिस्तानी फौजी क्या इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक नुक्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नुक्ता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौजियों का वह झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन जाएगी। तीसरा नुक्ता यह है कि हमास के साथ अगर पाकिस्तानी फौज की लड़ाई होती है, उन्हें जब आप किसी को गैर मुसल्लह करने जाएंगे तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको हथियार दे देगा, ये हमारे रॉकेट लॉन्चर है, ये हमारे रॉकेट्स हैं, ये हमारे जो है बम है, और ये हमारी बंदूकें हैं, और ये हमारा सारा असला है। वो ऐसे प्लेट में रख के तो नहीं देंगे आपको उनसे छीनना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के अंदर चंद हजार दहशतगर्द हैं, बहुत थोड़ी तादाद में। कितने होंगे? 1500 बंदा होगा, 2000 बंदा होगा। तो इन्होंने मुसीबत डाली हुई है पूरी रियासत को। लड़ लड़ के पाकिस्तान की 7 लाख की फौज इनका मुकाबला करती है और मुसीबत बनी हुई है कई दहाइयों से।